साल 2004 में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को शुरू कर दिया और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको खत्म कर दिया। एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन का मसला सुनने में शायद आपको एक बहुत छोटी चीज लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि यह भारत में चुनावों का रुख बदलने का दमखम रखने वाला विषय बन गया है। उस दौर में उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उसे भी ये स्कीम काफी पसंद आई और उसने भी अपने तमाम राज्यों की सरकारों में इसे उस वक्त लागू कर दिया था। अंग्रेजों ने दरअसल साल 1857 के बाद ये सोचा कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा बनाया जाए कि जो इन्फ्लुएंशियल यानी कि ऐसे लोग जिनका समाज पर असर होता है वो बगावत करने के बारे में ना सोचें। और इसी के लिए पहले तो अंग्रेजों ने जो राजा महाराजा थे उनको पेंशन देना शुरू कर दिया। कर्मचारियों की जो यूनियन है उसका यह कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको इस बात की जानकारी थी कि जब वो बुढ़ापे में जाएंगे, रिटायर होंगे तो उनके पास कितना पेंशन आने वाला। भारत जो है वो अभी अपनी जीडीपी का 2.2% हिस्सा पेंशन में देता है। दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो अमेरिका अपनी जीडीपी का 7.5% पेंशन में देता है। यूनाइटेड किंगडम में ये 5% होता है। यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जैसे कि इटली, ग्रीस और फ्रांस जो अपनी जीडीपी का 15% तक हिस्सा पेंशन में दे देते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा यह होता था कि एक तो रिटायरमेंट के बाद जब तक आप जिंदा रहते थे आपको ये पेंशन मिला करती थी। कर्मचारी यूनियन जो है उनका यह कहना है कि ये स्कीम हमसे ज्यादा शेयर बाजार की मदद करने के लिए बनाई गई है जिससे बाजार में निवेश होता रहे और इससे प्रत्यक्ष तौर पर उनका भला होता नहीं दिख रहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिना चुनावी वादे के पुरानी पेंशन पर वापस जाने का निर्णय लिया गया और इसके बाद गैर भाजपा राज्य सरकारों में मानो पुरानी पेंशन पर वापस जाने की जैसे एक होड़ लग गई। तो आरएसएस की मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने भी ये मांग की है कि केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम वापस लानी चाहिए। क्रिटिक्स जो है उनका ये कहना है कि राज्य आखिर में इसे संभाल नहीं पाएंगे और केंद्र सरकार से मदद मांगने पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के लाखों सरकारी कर्मचारी एक साथ अचानक से हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मचारी हों, टीचर्स हों, अस्पताल के पैरामेडिक्स हों या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले बाबू, इन तमाम लोगों ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। इसी बीच मध्य प्रदेश से भी खबर आती है कि 25 अगस्त को 7.5 लाख कर्मचारी एक साथ मास लीव पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश से भी तमाम ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी कि सरकारी कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आप लोगों का ध्यान काफी कम जाता है बड़े लेवल की, क्योंकि मीडिया कवरेज नहीं मिलती, इसलिए ये तमाम विषय जो हैं ये देश में बड़े मुद्दे नहीं बन पाते। इन पर कुछ हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है जो प्राइम टाइम में इन विषयों को जगह नहीं देता है। इसी वजह से शायद कई बार आम आदमी ये सोचता है कि ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक होगी जो एक आध दिन विरोध जताकर खत्म हो गई होगी, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका जवाब है पेंशन। शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुना हो कि न्यू पेंशन और पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन का मसला सुनने में शायद आपको एक बहुत छोटी चीज लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि यह भारत में चुनावों का रुख बदलने का दमखम रखने वाला विषय बन गया है। इसके बारे में भले ही धीमी आवाज में बातें चल रही हों, हजारों लाखों लोग अब इसको लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार भी अपने आप के लिए खतरा महसूस कर रही है, विपक्ष को इस विषय में अपने आप के लिए मौका दिख रहा है, तो इकोनॉमिस्ट लोग इस पर दनादन एडिटोरियल पेटोरियल छापे जा रहे हैं। इस नई पेंशन और पुरानी पेंशन के मसले को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल और अगले साल के चुनावों में यह विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरकर सामने आने वाला है। इसीलिए हमें लगा कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन का फर्क आपको समझाएं, इस विरोध की वजह बताएं। उससे पहले आपको यह समझाएं कि ये पेंशन आखिर होती क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कब आई और इसको देने की जरूरत क्या पड़ी। तो पेंशन दरअसल एक तरह की आर्थिक सुरक्षा है जिसमें सरकार या कंपनियां उन्हें नियमित आय देने का वायदा करती हैं, जिससे व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन जीने का मौका मिलता है। हालांकि हर किसी को ऐसी सहूलियत नहीं मिलती। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से कामकाजी लोगों में सिर्फ 12% लोग ही ऐसे थे जिनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी और इनकी अगर कुल संख्या की हम बात करें तो ये लगभग 6 करोड़ के आसपास जाकर ठहरती है। लेकिन अब बात करते हैं कि भारत में पेंशन की शुरुआत होती कहां से है। तो वो साल 1881 था जब अंग्रेज सरकार के रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था शुरू कर दी। वैसे तो पहले के राजा महाराजा भी अपने तमाम लोगों के काम छोड़ने के बाद उनका और उनके परिवार वालों का ख्याल रखते थे। शुक्र नीति जो प्राचीन भारत की एक नीति ग्रंथ है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि जो लोग 40 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, एक राजा को उनके जीवन के बाकी क्षणों के लिए उनकी आधी सैलरी उनको देनी चाहिए।
अंग्रेजों ने दरअसल साल 1857 के बाद यह सोचा कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा बनाया जाए कि जो इन्फ्लुएंशियल यानी कि ऐसे लोग जिनका समाज पर असर होता है वो बगावत करने के बारे में ना सोचें। और इसी के लिए पहले तो अंग्रेजों ने जो राजा महाराजा थे उनको पेंशन देना शुरू कर दिया। इसके बाद उसको बढ़ाया गया ताकि अंग्रेजी राज के खिलाफ कोई भी राजा महाराजा या रियासत बगावत न करे। इसके बाद इसी को सरकारी कर्मचारियों तक बढ़ाया गया। इसके पीछे जो सबसे आसान लॉजिक था वो ये था कि अपने लोगों को, वो लोग जो कामकाजी हैं, उन्हें जीवन में बुढ़ापे की चिंता ना करनी पड़े। और इसके लिए 1871 में इंडियन पेंशन एक्ट को पास किया गया। यह इंडियन पेंशन एक्ट वही एक्ट था जो भारत में साल 2004 तक चलने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वो यहीं से आती थी। 1924 में जो रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टैब्लिशमेंट था, उसने यह प्रस्ताव दिया कि जो एक्टिव सर्विस के दौरान सैलरी है उसकी आधी सैलरी पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद दी जाए। इसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उसमें पेंशन के प्रावधानों को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया था। अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, आसान शब्दों में समझाते हैं कि है। दरअसल आजादी के बाद जो सिस्टम था वो बढ़ता चला गया। 2004 तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम चलती रही और इसी सिस्टम को ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। अब एक बात जो हम सभी जानते हैं वो ये कि सरकारी नौकरियों में अक्सर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के मुकाबले कम पैसा मिलता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में सरकारी नौकरी का जबरदस्त क्रेज है। और उसकी एक मुख्य वजह है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, और इस स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में ही ये पेंशन चली आती है। दरअसल इसके तहत जो भी कोई भारत सरकार का कर्मचारी था, अगर वो 10 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो वो या तो रिटायर होने पर या अगर किसी मानसिक शारीरिक समस्या की वजह से अपने काम में अक्षम हो जाता है तो फिर उसे उस केस में जब तक वो जीवित है उसे हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। ये उन लोगों को भी मिलती है जो 20 साल की सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। जो पेंशन का अमाउंट होता है वो आमतौर पर आपकी आखिरी सैलरी या फिर रिटायरमेंट के पहले 10 महीने की एवरेज सैलरी होती है, उसी पर बेस्ड होता है। इनमें से जो भी ज्यादा है उसकी आधी पेंशन आपको मिल जाती है। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पेंशन मिलता है तो उसको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कहते हैं, और इसके बाद हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट में पेंशन मिलती रहती है। अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसमें जो पेंशन का पेमेंट था वो पूरा सरकार खुद दिया करती थी, यानी कि इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी कटौती नहीं होती थी। अब इसमें पेंशन तो मिलती ही थी, साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग, उससे अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसको भी बढ़ाया करती थी। इसका फायदा यह होता था कि इसकी वजह से सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ती थी जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो लोग भी जो सरकारी कामकाज से रिटायर हो चुके हैं, उन कर्मचारियों की पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती थी। साथ में लगभग हर 10 साल में सरकार एक पे कमीशन या वेतन आयोग भी लाती है और उसमें समाज की स्थितियों के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। जब नया वेतन आयोग आता है तो रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन और ज्यादा उसी हिसाब से बढ़ जाती है। अब अगर उदाहरण के तौर पर आपको समझाएं तो मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रुपया है और उसको उसके आधा यानी कि 50,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिल रहा है। लेकिन जब महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया जाएगा तो उसकी पेंशन जो है वो भी उसी अनुपात में 5% बढ़ जाएगी, और जो उसे 50,000 रुपए मिल रहे थे वो बढ़कर 52,500 रुपए हो जाएंगे। लेकिन साल 2004 में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को शुरू कर दिया और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको खत्म कर दिया। हालांकि उस दौर में उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उसे भी ये स्कीम काफी पसंद आई और उसने भी अपने तमाम राज्यों की सरकारों में इसे उस वक्त लागू कर दिया था। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियां इसके खिलाफ थी, जिन्होंने उस दौर में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में इस नई पेंशन स्कीम को तब लागू नहीं किया था। अब जो ये नई पेंशन स्कीम है, इसमें एक सरकारी कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा जो है हर महीने पेंशन फंड को देना पड़ता है। इसके बाद सरकार जो है वो उसके कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 14% हिस्सा जो है वो अपनी तरफ से फंड में देती है। जब तक कर्मचारी नौकरी करता रहता है तब तक उसका ये पैसा पेंशन फंड में जाता रहता है। ये पेंशन फंड उस पैसे को अलग अलग जगह जैसे कि गवर्नमेंट बिल्स, बॉन्ड, शेयर और तमाम जगहों पर इन्वेस्ट करता रहता है और इसके जरिए उसे मुनाफा भी मिलता रहता है। इसको रेगुलेट करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए भी बनाई गई है। पीएफआरडीए से रेगुलेटेड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके फंड्स की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। फिर जब आप रिटायर होते हैं
तो आपका जो पेंशन फंड में पैसा इकट्ठा हुआ उसका 60% तक हिस्सा आप निकाल सकते हैं। बाकी जो है उसे आप फंड मैनेजर को दे सकते हैं कि वो उसमें से आपको पेंशन दे दे। अब सरकार ने ये एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों के अलावा बाकी लोगों के लिए भी खोल दिया। 2009 के बाद कोई भी अपना पैसा एनपीएस में डाल सकता है, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उनके पेंशन फंड में सरकार कुछ नहीं देती। उसमें जो पैसा होता है वो लोगों को खुद ही देना पड़ता है। यहां पर कोई भी 500 रुपए मंथली पेंशन फंड में 60 साल तक की उम्र तक डाल सकता है और एक पेंशन की फिर उम्मीद कर सकता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के लिए ये नेशनल पेंशन स्कीम पूरी तरह से वॉलंटरी है, यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो आपको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो इस पेंशन स्कीम को मानती हैं, उसके कर्मचारियों के लिए एनपीएस में पैसा डालने की बाध्यता है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपको समझने की जरूरत है इस विषय को और ज्यादा समझने के लिए। तो पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा यह होता था कि एक तो रिटायरमेंट के बाद जब तक आप जिंदा रहते थे आपको ये पेंशन मिला करती थी। दूसरी बात यह थी कि इस पेंशन को एक तयशुदा फॉर्मूला के तहत मिलता था, यानी आपको पता होता था कितनी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जब जब महंगाई भत्ता बढ़ता तो आपकी पेंशन भी उसी अनुपात से बढ़ती जाती। इसके लिए आपकी सैलरी में से कोई पैसा कटता नहीं था। पेंशन का पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाती थी। साथ ही अगर किसी की मौत हो जाती है या उनका कोई जीवन साथी है तो उसको भी लास्ट बेसिक पे का 30% के तौर पर पेंशन मिलती रहती है। इसमें बस अगर कोई आदमी हत्या के मामले में अपराधी ठहरा दिया जाता है तो फिर वहां पर उस केस में उसकी पेंशन को रोक दिया जाता। ये इसके मुनाफे थे, फायदे थे। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान ये थे कि इसकी वजह से सरकार पर पेंशन देने का इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और भारत जैसे देश जहां आबादी ज्यादा है वहां सरकार इससे परेशान हो रही थी। जैसे जैसे ज्यादा लोग रिटायर होते जाएंगे सरकार का ये बर्डन बढ़ता जाएगा। अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है तो सरकार का पेंशन का भार जो है वो भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको एनपीएस और ओपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को आसान शब्दों में समझना है तो एक उदाहरण के तौर पर इन दोनों की तुलना करते हम आपको नफा नुकसान जो है समझाते हैं। आप ये मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी है जो 25,000 रुपए में एक टीचर की नौकरी ज्वाइन करता है। इसके बाद जब वो रिटायर होता है उस वक्त उसकी सैलरी तकरीबन 75,000 रुपए होगी। तो ओल्ड पेंशन के हिसाब से उसको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 37,500 रुपए के आसपास। ये उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल को समझिएगा। लेकिन अगर वो नई पेंशन स्कीम में जाता है तो वो शुरू में अपनी इनकम का 10% स्कीम में डालेगा और सरकार डालेगी 14%। तो इस हिसाब से हर साल 72,000 रुपए जो है उसकी पेंशन फंड में जाते हैं। जब पेंशन फंड उसको इन्वेस्ट करेगा तो वो कुछ मुनाफा और कमाएगा। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए 7% मिल जाता है तो 33 साल की सर्विस के बाद जब उसका पेंशन फंड आएगा तो वो लगभग 90 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि वो 7% की जगह 5% का मुनाफा हुआ तो फिर उसके पेंशन फंड में केवल 60 लाख रुपए बचेंगे। अब जब हमने इस आंकड़े को डाला तो इसकी कितनी पेंशन मिलेगी, तो 7% के हिसाब से जो आदमी पेंशन पा रहा है वो 40 से 50,000 रुपए पाएगा। अब पहली नजर में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ओल्ड पेंशन वाले से ज्यादा पैसा यहां मिल रहा था। पहली नजर में मुनाफे का सौदा लग रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम ज्यादा पैसा देती है। लेकिन अगर कहीं ये रिटर्न 7 की जगह 5 हो जाता है तो फिर नई पेंशन वाली स्कीम में आपको जो पेंशन मिलेगी वो 28,000 रुपया से लेकर 35,000 के बीच में। और यही से सवाल खड़ा हो गया कि अगर उसकी सैलरी को 10% नहीं काटा था और उस 10 को वो इन्वेस्ट करता तो उसके पास कितना पैसा होता। 7% के रिटर्न के हिसाब से उसके पास 38 लाख रुपए होते, 5 के हिसाब से 25 लाख रुपए होते। और यही सरकारी कर्मचारी जो हैं वो कहते हैं कि गणित जो है वो गड़बड़ा आता है। यानी कि जो पेंशन फंड के 7% के रिटर्न में 90 लाख इकट्ठा हुए थे उसमें से 38 लाख रुपया तो उस खुद के व्यक्ति का है जो उसने जमा किया था। सरकार के इसमें 52 लाख रुपए हैं। हालांकि हमारे इस आंकड़े में एक कमी है कि हमने जो हर साल तनख्वाह बढ़ती है उसको नहीं जोड़ा है, लेकिन फिर भी जो खुद की सैलरी में पेंशन में जा रहा है और जो सरकार दे रही है उसका रेशो जो है वो नहीं बदल रहा है। अब अगर आप इसी सरकार के 52 लाख रुपए पर पेंशन कैलकुलेट करें तो फिर वो पेंशन 25,000 से 28,000 रुपए के बीच में आती है। लेकिन अगर सही तरीके से जो हर साल बढ़ोतरी होती है उसको भी जोड़ दें तो भी ये पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम के आसपास जाकर ठहरेगी। इसी तरह अगर आप 5% के रिटर्न वाली पेंशन निकालें तो ये सिर्फ हर महीने 17,000 से 20,000 रुपए के बीच में आएगी। लेकिन इसमें दांव यह है कि एक तो इस बुनियाद पर यह आधारित है कि मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट देगा,
मान लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा है जो रिटायर होने वाला है और उसके रिटायरमेंट के सालों में ही देश में आर्थिक मंदी आती है, तो फिर उसका जो पेंशन फंड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। या अगर उसने कोई खराब फंड चुन लिया तो भी हो सकता है कि उसका मुनाफा जो है वो इतना ज्यादा ना हो। इसके साथ ही ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कितने साल की सर्विस है। जो कैलकुलेशन है उसमें जैसे जैसे साल गुजरते हैं वैसे वैसे आपका पेंशन फंड जो है वो काफी तेजी से बढ़ जाता है, जिसको गणित में क्युमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी सर्विस 30 साल की है या 33 साल की है तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जैसे ये 25,000 सैलरी वाला उदाहरण में 30 साल के आखिर में उसकी पेंशन फंड में 72 लाख रुपए होते, जबकि 33 साल के बाद वो 90 लाख रुपए हो जाएंगे। अब यहीं पर सारा खेल हो गया और इसी वजह से कर्मचारियों की जो यूनियन है उसका यह कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको इस बात की जानकारी थी कि जब वो बुढ़ापे में जाएंगे, रिटायर होंगे तो उनके पास कितना पेंशन आने वाला है। लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है ये उनके हाथ में नहीं है और ये पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करती है। ऐसे में बुढ़ापे में उनके भविष्य को लेकर एक संदेह के बादल जो है वो छाए रहते हैं और इस डर के साथ उन्हें जीना पड़ता है। इसके साथ ही एक और दिक्कत यह है कि महंगाई कितनी बढ़ जाए आपकी पेंशन जो है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर महंगाई भत्ता या वेतन आयोगों से किसी प्रकार ये जुड़ी नहीं है, तो ऐसे में आपको उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। सितंबर 2020 में सीएजी ने एनपीएस को 15 साल का परफॉर्मेंस ऑडिट किया और उसी के बाद जो कमियां थी उसको जाहिर किया, जिनका जिक्र हमने आपके सामने किया। उधर एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि केंद्र सरकार ने एनपीएस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, ना ही एनपीएस को एक टैक्स बेनिफिट के साथ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाया ताकि जो ओपीएस के मुकाबले एनपीएस में नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई की जा सके। हालांकि कर्मचारी यूनियन जो है उनका यह कहना है कि यह स्कीम हमसे ज्यादा शेयर बाजार की मदद करने के लिए बनाई गई है, जिससे बाजार में निवेश होता रहे और इससे प्रत्यक्ष तौर पर उनका भला होता नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह होता है कि ओपीएस की तरफ जाने की बात कहां से है। तो जब केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम पर शिफ्ट होने का फैसला किया था उस वक्त की जितनी भी राज्य सरकारें थी उनको यह बहुत लॉजिकल लगा और अपनी मर्जी से उस नई पेंशन स्कीम की तरफ चले गए। उस समय पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा दो राज्य ऐसे थे जो पुरानी पेंशन स्कीम पर रहे। भारत सरकार ने सिर्फ डिफेंस पर्सनल को इस नई पेंशन स्कीम से बाहर रखा था और वो पुराने सिस्टम पर ही रहा। लेकिन जब नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया तो सरकारों ने जो पुराने एम्प्लॉइज थे उनके सर्विस रूल को चेंज नहीं किया, उनको पुरानी पेंशन का लाभ लगातार मिलता रहा। इसका असर यह हुआ कि पूरे देश में दो तरह के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हो गए। एक वो लोग जो 2004 से पहले नौकरी में आए थे उनको पुरानी पेंशन के फायदे मिलेंगे, और दूसरे वो लोग थे जो 2004 के बाद आए और सरकारी नौकरी में आए लेकिन सरकारी नौकरी में उनको नई वाली पेंशन मिलेगी। ये वही लोग हैं जिनका गुस्सा है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनका भविष्य शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट है और उन्हें पेंशन कम मिलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे एनपीएस वाले कर्मचारी अपने करियर में आगे बढ़ते गए वो इस पोजीशन पर पहुंच गए कि वो लोग इकट्ठा होकर अपने खुद के प्रेशर ग्रुप बनाएं और सरकारों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकें। अब जब इन कर्मचारियों से पूछा जाता है कि भैया नई पेंशन आए हुए तो 15 साल बीत गए और 15 साल बाद आप लोग इतना बड़े पैमाने पर विरोध क्यों जता रहे हैं, क्या पुरानी पेंशन के लिए अब आवाज उठाई जा रही है, तो पहले कहां थे? तो इस पर उनका यह तर्क आता है कि हमको उस दौर में इस स्कीम के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। हमसे सरकारों ने कहा था कि आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी, हमने उस बात को चुपचाप मान लिया। साथ में यह स्कीम कैसे काम करेगी इसके बारे में हमें जागरूक कराने के लिए सरकारों की तरफ से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, इसलिए जानकारी के अभाव में हम खामोश रहे। लेकिन फिर जब हमारे लोगों को परेशानियां हुई तो अब इसके लिए राज्य दर राज्य लोग इकट्ठा होकर आवाज उठा रहे हैं। अब इसमें असली समस्या जो आती है वो उन कर्मचारियों को आती है जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी बनने के बाद कुछ ही सालों में रिटायरमेंट ले लेते हैं। असल में पिछले सालों में सरकारों को आदत बन गई है कि वो नए लोगों को, चाहे वो टीचर्स हों, विद्युत बोर्ड वाले हों, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती है। अब ये कर्मचारी सालों तक परमानेंट होने के लिए जद्दोजहद करते हैं। उसकी वजह से जो परमानेंट सरकारी नौकरी के उनके साल हैं वो काफी कम हो जाते हैं और इसका नुकसान क्या होता है कि उनके पेंशन फंड में पैसा बहुत कम इकट्ठा हो पाता है। ऐसे भी कई मामले सामने आए जिसमें कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उतनी पेंशन भी नहीं मिली कि जिससे अपने घर के वो बिजली पानी के पूरे बिल भर सके। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 2006 में परमानेंट हुआ और फिर 2013 में जाकर वो रिटायर हुआ था। अब इस केस में आपको जानकर हैरानी होगी कि इस व्यक्ति को पेंशन के तौर पर केवल 1000 से 2000 रुपया मिलेंगे, जबकि जो लोग 2004 के पहले परमानेंट हुए थे उनको सेम पोस्ट के लिए उतने ही ड्यूरेशन में तकरीबन 20,000 रुपए की पेंशन मिल रही है।
अब बात ओपीएस और एनपीएस में पॉलिटिक्स को लेकर। दरअसल राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन पर एक ऐसा दांव खेला था कि उसके बाद से यह मामला गरमाया, और ऐसा गरमाया कि यह शांत होने का नाम नहीं ले रहा। हम आपको बता दें कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने पिछले साल ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस जाने का निर्णय लिया, और 19 मई वो तारीख थी 2022 में जब इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। राजस्थान में इसके बाद तकरीबन 5.5 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन के अंदर वापस आ गए हैं। इनमें से 1 लाख लोग ऐसे हैं जो विद्युत बोर्ड और रोडवेज के हैं। राजस्थान में अब कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो नई पेंशन स्कीम के तहत आता हो। जब ये एनपीएस और ओपीएस के बीच डिबेट शुरू हुई तो उस दौर में भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि 20 साल पहले यही अशोक गहलोत थे जिन्होंने इस नई पेंशन स्कीम के लिए रास्ता बनाया। राजस्थान के बाद फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने भी 1 अप्रैल साल 2022 से पुरानी पेंशन पर वापस जाने का निर्णय लिया। उधर झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार भी 1 अक्टूबर 2022 से पुरानी पेंशन पर वापस जाने का निर्णय ले लेती है। झारखंड में इन तमाम पार्टियों ने यह वादा किया था कि अगर चुनाव में जीतते हैं तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर जाएंगे, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिना चुनावी वादे के पुरानी पेंशन पर वापस जाने का निर्णय लिया गया, और इसके बाद गैर भाजपा राज्य सरकारों में मानो पुरानी पेंशन पर वापस जाने की जैसे एक होड़ लग गई है। ऐसा माना जाता है कि यह होड़ आम आदमी पार्टी के पंजाब में चुनाव जीतने के बाद से शुरू हुई, जब आम आदमी पार्टी ने ओल्ड एज, हैंडीकैप और विधवा पेंशन को 5 गुना बढ़ाने की बात की और इसका प्रत्यक्ष तौर पर लाभ होने मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी नवंबर 2022 में पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया। 13 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन को वापस लेने का फैसला लिया। कई और भी राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा के अलावा बाकी पार्टियां पुरानी पेंशन के सवाल पर चुनाव लड़ रही हैं, और बड़ी संख्या में दबे छुपे ही उन्हें समर्थन की उम्मीद लग रही है। वो ये मान रही है कि जनता से इस मसले पर वो सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहां एनपीएस के रिटर्न की ओपीएस से कम रहने पर भाजपा की राज्य सरकार वाले राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों ने सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाजपा के भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस मसले को लेकर बेहतर विकल्प तलाशने की बात जनता से कही है, उन लोगों से जो इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पुरानी पेंशन के मामले को लेकर मध्य प्रदेश पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 25 अगस्त को एक साथ 7.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो मास लीव पर चले आते हैं। ये तमाम वो लोग थे जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि दिसंबर में यहां चुनाव होने हैं और कांग्रेस सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की है। इसके अलावा कई और राज्यों में भी नेता सरकारी कर्मचारियों को नाराज करना नहीं चाहते। जैसे हरियाणा में कर्मचारी यूनियन पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रोटेस्ट के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन पर विचार करने के लिए एक नई कमेटी का गठन कर दिया है। तो उधर अगर बात की जाए तो आरएसएस की मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने भी ये मांग की है कि केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम वापस लानी चाहिए। जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो कि पूरे देश भर में पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ रहे हैं, वो हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों के बाद अब कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अपनी मांगों को उन राज्यों में तेजी से उठाने की बात कर रहे हैं जहां पर साल 2023 और 24 में चुनाव है। इन लोगों का यह तर्क है कि पेंशन की मांग ने सरकारी कर्मचारियों को जाति, धर्म और पॉलिटिकल व्यूज से आगे बढ़कर इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया है। यही इनकी ताकत है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसका प्रभाव जानने के लिए एक एनालिसिस भी किया, जिसमें हिमाचल में पोस्टल बैलेट को देखा, जो कि सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं और इनकी चुनावी ड्यूटी लगती है। कांग्रेस ने हिमाचल में ओपीएस लाने का वायदा किया था, और अगर सिर्फ पोस्टल बैलेट को देखा जाए तो कांग्रेस हिमाचल की 68 विधानसभा सीट्स में से 50 में आगे थी। इससे यह अंदाजा लगाना आसान है कि सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन को लेकर क्या भावनाएं हैं, और सरकारें बहुत दिन तक इसे दरकिनार नहीं कर सकती। अब देश भर में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए प्रदर्शन करना तेज कर दिया है। मार्च के महीने में नागालैंड में सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो इसी मार्च के महीने में महाराष्ट्र में भी सरकारी कर्मचारी इसको लेकर स्ट्राइक पर चले गए। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार पर दबाव बन रहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल करे, तो उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में कर्मचारी कई महीनों से अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो रेलवे कर्मचारियों की यूनियन है, जो केंद्र के अंडर आती है, वो भी अब पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अब धीरे धीरे आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन अब इसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ठन गई है। असल में पिछले 20 सालों से सरकारें नई पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन फंड को पैसा दे रही है। अब जब इनका कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम ला रहे हैं, तो फिर पेंशन फंड की जरूरत है ही नहीं, और उनके पास हमारा जो पैसा है वो उनको हमें वापस देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, उसने इस स्कीम में तकरीबन 28,000 करोड़ जमा किए,
अब ये बढ़कर 39,000 करोड़ हो गए हैं। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वो पैसा राज्य सरकार को वापस देने से मना कर दिया। उनका यह तर्क है कि पुरानी पेंशन पर जाने का निर्णय राज्य सरकार का खुद का है, लेकिन जो पेंशन फंड में पैसा गया वो कर्मचारियों को मिलने की बात है, तो राज्य सरकारों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनको कोई भी पेंशन स्कीम से कोई पैसा वापस मिलेगा। उधर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS फॉर फाइनेंस भागवत जी हैं, उन्होंने लोकसभा में 6 फरवरी को यह कहा कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जो राज्य वापस से पुरानी पेंशन पर जाना चाहते हैं उनको उनका जो नई पेंशन फंड में पैसा है वो वापस किया जाए। केंद्र सरकार ने एकदम पोजीशन ले ली है कि राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन पर जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हैं। उनका यह कहना है कि पुरानी पेंशन पर जाने का हमारा निर्णय ठीक है, क्योंकि नई पेंशन में कर्मचारियों का भविष्य स्टॉक मार्केट पर काफी हद तक डिपेंडेंट रहता है और सरकार का पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो विरोध है वो अनजस्टिफाइड है। गहलोत ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी एनपीएस में हिमाचल सरकार द्वारा जमा कराए गए 9,242 करोड़ रुपए वापस मांगे। सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक में भी केंद्र सरकार को यह अपील की कि वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को राज्य सरकार द्वारा जमा कराए गए पैसे वापस करें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी 17,240 करोड़, पंजाब 18,000 करोड़ और झारखंड 8,107 करोड़ रुपए वापस मांग रहा है। राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि जो भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है वो एनपीएस के तहत केंद्र के पास जमा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट शेयर को ब्याज सहित वापस लौटा रहा है और ट्रेजरी में जमा करा रहा है। इसके बाद उन्हें ओल्ड पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। ऐसा हिमाचल में देखा गया। यहां पर राज्य सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 में संशोधन किया, जिसके मुताबिक 14 शेयर और उसका ब्याज राज्य सरकार को लौटाने पर ही वापस ओपीएस में वापसी होगी। इसके अलावा एक समस्या यह भी आ रही, कर्मचारियों के पास में पेंशन फंड से पैसे निकालने का विकल्प था और कई लोगों ने पैसे निकाल भी रखे थे, लेकिन अब उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में आने के लिए ये वापस करना पड़ रहा है। नई पेंशन से पुरानी पेंशन पर जाने के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी हैं। जैसे अभी आने वाले 12 सालों में सरकारों का काफी पैसा बचेगा जो उनको अभी पेंशन फंड में डालना पड़ सकता है, लेकिन साल 2035 के बाद से जब 2004 के बाद नौकरी में आए लोग रिटायर होने लगेंगे तो सरकार का खर्च काफी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। जैसे अगर राजस्थान का उदाहरण लें तो अभी हर साल तकरीबन 22,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर होते हैं, लेकिन 2035 के बाद ये संख्या बढ़कर 35,000 कर्मचारी सालाना होने की आशंका है। इसी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम के वापस आने के ऊपर काफी प्रचंड बहस चल रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ब्यूरोक्रेट्स बार बार ऐसे लॉजिक्स दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन के आने के चलते काफी भयानक परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा। ओल्ड पेंशन की डिमांड अब रेलवे और केंद्र के कर्मचारियों में भी पहुंच गई है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि इससे राज्य सरकारों पर अधिक संकट आएगा। साथ में आने वाले समय में न सिर्फ रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि पे कमीशन और महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ेगी। अभी जो राजस्थान, उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 39.8% है, जबकि पंजाब का 53.3%, झारखंड के मामले में ये 33% है, जबकि छत्तीसगढ़ का 26%। आरबीआई की राज्य सरकारों को सलाह है कि इसको 30 से नीचे रखा जाए। जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसका भी कहना था कि भविष्य में बढ़े हुए खर्च की वजह से जो सोशल वेलफेयर पर पैसा खर्च होना चाहिए था, अब उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। उधर क्रिटिक्स जो है उनका यह कहना है कि राज्य आखिर में इसे संभाल नहीं पाएंगे और केंद्र सरकार से मदद मांगने पहुंचेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी का भी कहना है कि ये कुछ ऐसा है कि इससे आज तो आपका पैसा बच जाएगा, लेकिन आने वाले समय में सरकारों को काफी मुश्किलें हो जाएंगी और उनके लिए मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि इन तमाम सवालों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर भारत पिछले 60 सालों में ओपीएस देते हुए विकास कर सकता है तो आगे भी कर सकता है। पैसे बचाने का मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद की उनकी सोशल सिक्योरिटी को छीन लिया जाए। अब अगर तुलना भारत और दुनिया के बाकी देशों की जाए तो भारत जो है वो अभी अपनी जीडीपी का 2.2% हिस्सा पेंशन में देता है। क्राइसिल जो कि एक एनालिटिकल फर्म है, उसका यह कहना है कि 2030 तक बढ़कर जीडीपी का 3.4% से लेकर तकरीबन 4.1% हो सकता है। वहीं अगर इसे हम दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो अमेरिका अपनी जीडीपी का 7.5% पेंशन में देता है। यूनाइटेड किंगडम में ये 5% होता है। यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जैसे कि इटली, ग्रीस और फ्रांस जो अपनी जीडीपी का 15% तक हिस्सा पेंशन में दे देते हैं।
हमारी कोशिश थी कि आपको समझाया जाए कि दुनिया के देशों से कितनी तुलना है भारत की। अगर हम यूरोप के सारे देशों को देखें तो सभी अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के तौर पर देते हैं, लेकिन यह भी अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पैमाने पर काम करता है, जिसको लेकर कभी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एनपीएस और ओपीएस को लेकर हमारी कोशिश थी कि हम आपको जानकारियां दें। अगर आपने ये वीडियो सुना तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि एनपीएस ओपीएस को लेकर जो भी भ्रम उनके मन में है वो दूर हो जाए। साथ ही इस वीडियो को लेकर आपका क्या सोचना है जरूर बताएगा, और अगर अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि ऐसी तमाम जनहित के मुद्दों पर हम आपके साथ संवाद आगे भी जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।